आज हम वीडियो संख्या 3 में क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इस किताब में चोल वंश अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक वंश अध्याय 3 में या मुगल वंश अध्याय 4 में। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। इन बड़े बड़े राज्य, चाहे वह चोल वंश हो, चाहे तुगलक वंश हो, चाहे मुगल वंश हो, इसके अंतर्गत कई सारे क्षेत्र हैं वो इन राज्यों के अंतर्गत आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रस्ती अध्याय 2 में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गोड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गजन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग हैं वह उनकी सेना के आगे अपनी हार है वो मान लेते थे। चाहे वो गुजरात हो, चाहे गौड़ हो, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, इन सभी क्षेत्रों के लोग उनके सामने अपनी हार है वो मान लेते थे। भाषा और तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने देखा कि भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गुजरी, गुजरात में मयबारी, तमिलनाडु में गौड़ी, बंगाल में अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो विभिन्न प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं वो यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसा 1318 में अमीर खुसरो ने देखा। विशेष क्षेत्र भाषा के अलावा एक प्राचीन भाषा थी जिसे हम संस्कृत कहते हैं, और संस्कृत बोलने का कार्य है वो ब्राह्मण लोग करते थे, और ब्राह्मण लोगों को संरक्षण देने का कार्य है वह राजा करते थे। राजा लोग ब्राह्मणों को, साहित्यकारों को, कलाकारों को, कवि, चारण आदि को जो उनकी प्रशंसा में गुणगान करते थे, उन सभी को हैं वह संरक्षण देते थे। संरक्षण देने का मतलब है राजा उनका पालन पोषण करने का कार्य करते थे, यानी उनकी आजीविका की चिंता है वह राजा को रहती थी, और राजा की विशेष कृपा है वह इन जातियों के ऊपर विशेष रहती थी। सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य शब्द एक साम्राज्य पर लागू होता है जो विविध संस्कृति, धर्म और भूगोल की कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। जैसे चोल, तुगलक, मुगल आदि यह बड़े विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था और यहाँ पर विभिन्न संस्कृति, धर्म और भूगोल के लोग हैं वो रहते थे। ऐसे क्षेत्रों को सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य कहते हैं। आगे मानचित्र यहाँ पर दिया हुआ है, मानचित्र 3, जो कि मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक उल अबसर फी मसालिक अल अमसर के अनुसार महमूद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत का मानचित्र है। इस प्रांत में 1 पर सिविस्तान, 2 पर उच्च, 3 पर मुल्तान, 4 पर कलानौर, 5 पर लाहौर, 6 पर समाना, 7 पर सरस्वती, 8 पर कोराम, 9 पर हांसी, 10 पर दिल्ली, 11 पर बदायूं, 12 पर कनौज, 13 पर कड़ा, 14 पर अवध, 15 पर बिहार, 16 पर लखनौती, 17 पर जाजनगर, 18 पर मालवा, 19 पर गुजरात, 20 पर देवगिरी, 21 पर तेलंगाना, 22 पर तेलंग, 23 पर द्वार समुद्र और 24 पर माबार क्षेत्र के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें से कुछ क्षेत्रों का वर्तमान में भी नाम यही चल रहा है, जैसे गुजरात है, अवध है, कनौज है, लाहौर है, इनका नाम आज भी अपन सुनते हैं। सर्वक्षेत्रीय
साम्राज्यों के कारण क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। पुराने और नए धर्म, आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इस युग में नए धर्मों का आगमन हुआ। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। मुस्लिम लोग हैं, उनका धार्मिक ग्रंथ है वो था कुरान शरीफ। केवल एक अल्लाह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते थे। मुसलमानों के दो समुदाय हैं, एक शिया, दूसरा सुन्नी। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। समय के साथ में इतिहासकारों ने कालखंडों को कितने भागों में बांटा, उसके बारे में अपन वर्णन करेंगे। अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिए जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। मध्यकाल की तुलना में प्राय आधुनिक काल से की जाती हैं। आधुनिक काल के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आज से यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। ऐसा माना जाता है कि मध्यकाल है वो रूढ़िवादी था। रूढ़िवाद का मतलब है कि ऐसी परंपरा जो निरंतर चलती जाए, समाज में अपने पूर्वजों के द्वारा जो परंपराएं बने हुई उसी का निरंतर अनुकरण करना रूढ़िवादी कहलाता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ऐसा नहीं था। मध्यकाल में भी निरंतर है वो परिवर्तन हुए थे। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। अब हम इस पाठ के गृह कार्य के प्रश्न उत्तर जो आपको घर से करने उसके बारे में बताएंगे। प्रश्न पहला, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य किसे कहते हैं? प्रश्न दूसरा, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में किसका बड़ा आदर किया जाता था? प्रश्न तीसरा, मुसलमानों के कितने समुदाय हैं तथा उनके नाम बताइए। प्रश्न चौथा, मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न पांचवा, भारत में अमीर खुसरो के अनुसार कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? इस प्रकार आज हमारा पाठ संख्या 1 पूर्ण हो गया। धन्यवाद।